हेलो एवरीवन। ये जो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जानेंगे कि संविधान जो हमारा बना उसके पीछे का आखिर हमारा बैकग्राउंड क्या था, उसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या था। ठीक है, तो हमें इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटना पड़ेगा, तभी हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, कंपनी का शासन। सबसे पहला भाग जो बांटे इसको, कंपनी का शासन यानी कि क्राउन रूल, सॉरी कंपनी रूल, क्राउन रूल नहीं बल्कि कंपनी रूल, कंपनी रूल। और दूसरा इसको बांटे हम लोगों इसमें ताज का शासन, ताज का शासन में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन रूल, क्राउन रूल। कंपनी का शासन जो कि चला 1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, और ताज का शासन जो कि चला 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। कंपनी का शासन का अर्थ है कि वैसा शासन जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया जाता हो। और ताज का शासन का अर्थ है कि शासन का बागडोर जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना होकर सीधा ब्रिटेन के पास हो, यानी कि यहाँ के महारानी और राजा के पास हो। ठीक है, इस तरह हो गया ये कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1857 ईस्वी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया गया। और दूसरा है ये ताज का शासन जो कि 1858 से 1947 जो कि ब्रिटेन के महाराजा, ब्रिटेन के किंग और यहाँ के क्वीन के द्वारा यहाँ पे चलाया गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि कंपनी का शासन, कंपनी का जो शासन है, कंपनी रूल है, इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना होगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक है, उसके बाद हम सभी देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम ये कब आया था, 1784। फिर उसके बाद आएगा 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। उसके बाद फिर आएगा चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1793। फिर आएगा चार्टर अधिनियम 1813। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833। फिर देखेंगे चार्टर अधिनियम 1853। इतना देखने के बाद हमारा हो जाएगा कंपनी का शासन समाप्त। ठीक, उसके बाद जो हमारे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यहाँ से इसके बाद जो है, इसके बाद पूरे शासन का बागडोर ले लेगी क्राउन, यानी कि ब्रिटेन क्राउन। तब शुरू हो जाएगा क्राउन रूल यानी कि ताज का शासन। ताज के शासन जब शुरू होगा तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। फिर हम लोग देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम जो कि आया था कब,
1861 में। फिर हम लोग देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का। ठीक है, 1892 का देखने के बाद फिर हमारा अगला आएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। फिर हमारा अगला आएगा क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर हमारा लास्ट आएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इतना करने के बाद हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और उसके बाद हमारे देश में अपना संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, अपने संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये कंपनी रूल, जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1786 का अधिनियम आया, चार्टर अधिनियम आया 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853। कंपनी रूल के बाद आया क्राउन रूल यानी ताज का शासन। इसमें हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक। आज देखेंगे कंपनी रूल में ही हम लोग देखेंगे। आज पहला टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो सारा चीज़ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं कि इसको आखिर क्यों भेजा गया। आखिर रेगुलेटिंग एक्ट जो आया वह इसको क्यों लाया गया, यानी कि क्यों भेजा गया। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे कारण क्या था। तो आराम से सुनिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे कारण था कि 1600 ईस्वी में जो अंग्रेज आए थे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक, और ये जो आए थे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, वो व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करके आए थे ब्रिटेन से। और वो एकाधिकार प्राप्त करके जब आए तो भारत में उसने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया 1600 ईस्वी में। ठीक है, फिर 1608 ईस्वी में क्या हुआ कि 1608 ईस्वी में एक अंग्रेज आया कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का, और वो अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया और जहांगीर से परमिशन लेकर अंग्रेज ने, वो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, उसने क्या किया, सबसे पहली अस्थाई फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित किया सूरत में। ठीक है, उसके बाद 1615 ईस्वी में एक और अंग्रेज भारत आता है मुगल बादशाह जहांगीर के ही दरबार में, और उस अंग्रेज का नाम था सर टॉमस रो। और इस समय सर टॉमस रो जिस समय आया था, यानी कि 1615 ईस्वी में जो आए थे भारत, इस समय ब्रिटेन का जो महाराज था वह कौन था, जेम्स प्रथम। और यहाँ इस समय जो महारानी थी वह कौन थी, एलिजाबेथ टेलर
एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट बोलते हैं इसको। तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो था उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र देकर भेजा था जिसमें था कि उसे सिर्फ 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने का एक एकाधिकार प्राप्त है। वह सिर्फ 15 वर्ष तक ही व्यापार कर सकता है। लेकिन जब 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम जो थे यहाँ के राजा, इसके आदेश पर, जेम्स प्रथम के आदेश पर जो एक अंग्रेज आया था सर टॉमस रो नाम का, उसने क्या किया, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था और उसने व्यापारिक एकाधिकार जो था वो 15 वर्ष का जो पहले था उसको उन्होंने आजीवन करवा दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आजीवन व्यापार करेगी, और वो भी व्यापारिक एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी होगी जो कि भारत के साथ व्यापार करेगी, भारत में व्यापार करेगी, और कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती है। यानी कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको सिर्फ 15 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, अब उसे आजीवन व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाना, मतलब व्यापारिक अधिकार को बढ़ाना शुरू किया। जब आजीवन इसको अधिकार मिल गया तो उसके बाद वे अपने व्यापारिक अधिकार को बढ़ाना क्या किया, शुरू किया। शुरू करने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि सन 1640 ईस्वी में अंग्रेज स्थापना करता है मद्रास का, ठीक है। फिर 1669 से लेके 1677 तक इसकी स्थापना किया किसका, बम्बई का, बम्बई। फिर 1698 से लेके 1700 ईस्वी तक स्थापना किया किसका, कलकत्ता का, कलकत्ता का स्थापना किया। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने मात्र 100 वर्षों के भीतर भारत के 3 महत्वपूर्ण शहर और 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह पर अपना क्या किया, अधिकार कर लिया। 100 वर्षों के भीतर कैसे, वो 1600 ईस्वी में आए थे और 1700 ईस्वी में उन्होंने अपना व्यापार पर क्या किया, अधिकार कर लिया, ठीक है। और ये जो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता हुआ करता था, इस समय जो ये तीनों थे, इस तीनों को बोला जाता था क्या जी, तीनों को बोला जाता था थ्री प्रेसिडेंसी, थ्री प्रेसिडेंसी बोला जाता था इस समय, ठीक है। इस तीन प्रेसिडेंसी जो था, इसमें क्या होता था, इसमें एक गवर्नर होता था, एक गवर्नर एक, और एक हुआ करता था डिप्टी गवर्नर, और फिर 24 होता था निदेशक मंडल, यानी निदेशक मंडल बोले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये सारे लोग मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाया करते थे। लेकिन अंग्रेज जब 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और अंग्रेजों की शक्तियों का क्या किया, विस्तार किया, ठीक है। उसके बाद फिर 1764 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बक्सर को जीत लिया। बक्सर को जीतने के बाद क्या हुआ कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
दीवानी के अधिकार को प्राप्त कर लिया। ठीक है, क्या किया? दीवानी के अधिकार को प्राप्त किया। दीवानी के अधिकार को, दीवानी के अधिकार को कहने का मतलब है कि रिवेन्यू राइट, रिवेन्यू राइट, यानी कि अब अंग्रेज जितना का जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा वो सारा अंग्रेज के पास जाएगा, जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा वो अंग्रेज के पास जाएगा। इसलिए 1765 से लेके 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया। अद्वैत शासन लगाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इतनी ज़्यादा लूट हुई, इतनी ज़्यादा लूट हुई, ये घूसखोरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ गया कि ब्रिटिश सरकार को सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ा? इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब हमको अपना टांग बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके मालिक चला रहे थे, और लेकिन अब क्या होगा कि पहली बार ब्रिटिश सरकार जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उसे एक नियंत्रित स्थापित करने के लिए या उसे रेगुलेट करने के लिए भेजेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि संवैधानिक विकास में, कि भारत के संवैधानिक विकास में कंपनी शासन के ही तहत भेजा गया पहला एक्ट था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, यानी कि हम लोग ये तो समझ गए कि आखिर क्यों भेजा गया था, क्यों भेजा गया था ये तो समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट में था क्या। ठीक है, यहाँ तक तो सारा बात सही था कि इसके पीछे हम लोग देख लिए कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे का कारण क्या था। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग अधिनियम है, रेगुलेटिंग अधिनियम है 1773 का, आखिर इसमें किस किस बातों को कहा गया है, किन किन बातों पर जोर दिया गया था। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट हम लोग देख लेंगे कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया, इसके आने के समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई थी, गुप्त कमेटी बोलते हैं इसको, गुप्त कमेटी। एक कमेटी बनाई थी गुप्त कमेटी, जिसको हम लोग बोलेंगे सीक्रेट कमेटी। यानी कि लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई थी, सीक्रेट कमेटी। इसी कमेटी के सिफारिश पर लाया गया था भारत में क्या चीज? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अगर पूछा जाए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 किस कमेटी के सिफारिश पर लाया गया, तो आंसर होगा गुप्त कमेटी। और अगर पूछा गया कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के समय आने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, अब रेगुलेटिंग अधिनियम जो था ये पहला एक ऐसा था कि पहली बार अंग्रेज सरकार जो है वो भारत
में चल रहे जो जितने भी काम थे, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया गया शासन था, उसमें पहली बार उन्होंने हस्तक्षेप किया। ठीक है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को भारत रेगुलेटिंग अधिनियम जो है, या भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है। और इसमें पहली बार इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही पहली बार अंग्रेजों को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। यानी कि राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी, किसके द्वारा? इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि भारत में जो है एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कि भारत में पहले क्या था कि एक छोटा सा प्रांत का उसका अलग शासन हो रहा था, जैसे बंगाल का अलग शासन हो रहा है, मद्रास का अलग हो रहा है, बिहार का अलग हो रहा है, उड़ीसा का अलग हो रहा है, सब जगह का अलग अलग शासन हो रहा है। ठीक है। हर जगह पे एक अपना गवर्नर बैठा हुआ है और वही क्या कर रहा है, उस जगह पे शासन कर रहा है। किसी का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं, मतलब किसी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। इसका शासन का तरीका अलग, दूसरे का शासन का तरीका अलग। और इसलिए रेगुलेटिंग अधिनियम के माध्यम से ही क्या हुआ, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों के कार्यकारी परिषद बनाया गया। मतलब कि पहले जो था बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का जो गवर्नर था, पहले कितने थे? पहले गवर्नर हुआ करता था, हर एक प्रांत का अपना अपना एक गवर्नर था। उसी तरह इसके द्वारा क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर था, उसको बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। 1773 के द्वारा क्या किया है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी गवर्नर जनरल को काम करने के लिए इसको 4 कार्यकारी सदस्य दिया गया। मतलब 4 कार्यकारी परिषद बनाए गए, 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। और जो पहला गवर्नर जनरल बनकर आया था वह कौन था? लॉर्ड वारेन हास्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। जो पहला गवर्नर जनरल था वो भी था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हास्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर वो भी हो जाएगा लॉर्ड वारेन हास्टिंग। यानी बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था लॉर्ड वारेन हास्टिंग था, उसी को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था वह हुआ था ये, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ इसमें वो हुआ
कि जो कलकत्ता था, कलकत्ता कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया। ठीक, इसमें क्या था कि एक मुख्य CJI था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 जज, 3 अनजज जज को बैठा गया। ठीक, एक जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम क्या था, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, और 3 जो अन्य जज थे उसका नाम था चैम्बर्स, चैम्बर्स, स्टीफन, स्टीफन, और तीसरा का नाम था हाइड, हाइड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज को बैठाया गया, सॉरी, एक चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश को बैठाया गया और 3 अन्य न्यायाधीशों को बैठाया गया था। ये जो एक मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो थे सर एलिजा इम्पे, और 3 जज जो थे वो 3 जज थे, चैम्बर्स, स्टीफन और हाइड। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो क्या किया, इसके पहले हम लोग देखे थे कि वो जो दूसरा अंग्रेज आया था सर टॉमस रो, उन्होंने क्या किया कि जेम्स फर्स्ट के आदेश के अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको आजीवन कर दिया। लेकिन रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत उस आजीवन व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार जो है वह 20 वर्षों तक कर दिया गया, 20 वर्ष तक कर दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को आजीवन व्यापारिक अधिकार नहीं मिलेगा, अब सिर्फ 20 वर्ष तक ही मिलेगा, और 20 वर्ष के बाद देखा जाएगा कि आगे इसको कंटिन्यू करना है या इसको समाप्त करना है। ठीक है, और तीसरा और जो फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारी जो थे उसको किसी भी निजी व्यापार में, यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे उसको कोई भी अपना निजी व्यापार नहीं करना है, यानी कि निजी व्यापार में संलग्न होने की मनाही थी, और रिश्वत लेने या उपहार लेने, उपहार रिश्वत लेने की भी क्या थी, मनाही थी। मतलब कि अब कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी उपहार भी नहीं ले सकते, ना ही रिश्वत ले सकते हैं, और ना ही अपना क्या कर सकते, निजी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अब बिना लाइसेंस के वो कोई भी आदमी कंपनी भी नहीं खोल सकता। ये ईस्ट इंडिया के कर्मचारी के अलावा कोई भी अदर व्यक्ति अगर खोलना चाहेगा कंपनी तो विदाउट लाइसेंस उसको नहीं खोल पाएगा, वो कानूनन जुर्म होगा। ठीक है, इतना तक तो देखे। और इसमें एक और पॉइंट था कि ये जो 3 गवर्नर थे कहाँ गए, हाँ, बंगाल का गवर्नर को जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, इसमें क्या था, पहले सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी जो थी, पहला प्रेसिडेंसी कौन से, बम्बई, बम्बई, दूसरा प्रेसिडेंसी मद्रास, और तीसरा प्रेसिडेंसी बंगाल। तीनों एक एक दूसरे से स्वतंत्र कार्य करती थी, लेकिन रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा इस दोनों को, इस बंगाल और मद्रास को क्या किया गया, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया कि अब ये दोनों इसके अंडर में काम करेंगे। यहाँ पे बैठेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और यहाँ पे बैठेगा मद्रास और बम्बई में सिर्फ गवर्नर। ठीक है, यानी कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इस तरह होता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का समापन। अब इसी में एक और पॉइंट, एक और चीज नया देख लेते हैं, 1781 का, 1781 का संशोध संशोधनात्मक संशोधनात्मक अधिनियम।
अधिनियम 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इसके तहत क्या मतलब कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग अधिनियम आया था, इसमें कुछ सुधार किए गए, इसीलिए लिखा गया था 1781 में जो संशोधन किया गया 1773 के अधिनियम को, इसलिए लिखा गया 1781 का क्या है, ये संशोधनात्मक अधिनियम है। इसके तहत क्या किया गया कि कलकत्ता की सरकार को पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इससे पहले था कि वो इसके अंडर में काम जरूर करेगी लेकिन कानून नहीं बना सकती। लेकिन अब बोला गया कि कलकत्ता में जो बैठेगा, कलकत्ता में जो सरकार बैठेगी वह पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के लिए वो कानून बना सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब आगे देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786, फिर चार्टर, उसके बाद इसी तरह करके आगे। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।